स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सदियों पुरानी बात है जब वल्लभगढ़ नाम के एक राज्य पर राजा वीर प्रताप का राज था। राजा वीर प्रताप एक बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। अपने पिता की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें बहुत ही छोटी उम्र में राजगद्दी पर बिठा दिया गया था, परंतु वीर प्रताप ने बड़ी ही कुशलता से अपने राज्य को संभाला। राज्य की सीमाओं की रक्षा करना और अपनी प्रजा की खुशहाली अब यही राजा का लक्ष्य था। उसके राज्य में धन धान्य खेती बाड़ी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी तरह से समय बीता। अब राजमाता को राजा के विवाह की चिंता रहने लगी। एक दिन राजमाता ने वीर प्रताप से कहा, बेटा वीर प्रताप, मैं चाहती हूँ कि तुम अब शादी कर लो। तुम्हारी बुद्धि और वीरता के चर्चे आसपास के राज्यों में फैले हुए हैं, इसलिए कई राज्यों के राजा अपनी अपनी बेटियों का रिश्ता तुम्हारे लिए भेज चुके हैं। पड़ोस के ही राज्यों में से 3 राजाओं ने अपनी बेटियों के रिश्ते तुम्हारे लिए भेजे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें इन तीनों में से किसी एक राजा की बेटी के साथ विवाह कर लेना चाहिए। वीर प्रताप ने कहा, परंतु तीनों में से किसी एक राज्य के साथ संबंध स्वीकार करने का मतलब है कि बाकी 2 राजाओं के साथ दुश्मनी मोल ले लेना, पर शादी तो किसी एक के साथ ही करनी होगी। राजमाता ने कहा, तो इस बात का हल तुम्हें ही निकालना होगा। वीर प्रताप अपनी माँ की बात को टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और तीनों राज्यों की राजकुमारी को अपने महल में आने का न्योता भेजा और साथ ही ये भी कहलवा दिया कि तीनों राजकुमारियों में से जो भी मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगी उसी को वो अपनी रानी स्वीकार करेंगे। वीर प्रताप का प्रस्ताव सुनकर 2 राजा तो बहुत ही प्रसन्न हुए, परंतु तीसरा राजा, जिसका नाम भानु प्रताप था, वो बहुत ही चिंता में पड़ गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी इतनी बुद्धिमान नहीं है कि इस परीक्षा में वो खरी उतर सके। परंतु वो ये भी चाहता था कि हर हाल में उसका विवाह वीर प्रताप जैसे साहसी और बुद्धिमान राजा के साथ हो जाए। इस समस्या के हल के लिए उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उन्हें बताया कि वो हर हाल में राजा वीर प्रताप के जैसा जमाई चाहते हैं। राजा ने सभी मंत्रियों के सामने जब अपनी ये समस्या रखी, तब उनके एक मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा, महाराज, क्यों ना हम राजकुमारी स्वर्णलता की जगह पर उनके बचपन की सहेली, जो कि दासी सुलोचना है, उसको भेज देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अक्लमंद, होशियार और हाजिर जवाब है। मेरे ख्याल से राजकुमारी की जगह पर उसे भेज देना ठीक रहेगा। बाद में शादी के वक्त हम राजकुमारी को फेरों में बिठा देंगे। एक बार विवाह हो गया, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अपने मंत्री की सलाह मानते हुए राजा भानु प्रताप ने अपनी बेटी स्वर्णलता की जगह पर उसके बचपन की सहेली यानी दासी सुलोचना को वल्लभगढ़ राजमहल में भेजने का फैसला कर लिया। साधारण नैन नक्श वाली सुलोचना राजकुमारी स्वर्णलता के कपड़ों और आभूषणों में सजी हुई बहुत ही सुंदर लग रही थी। आईना भी उसे आज राजकुमारी होने का भ्रम दे रहा था। बग्गी में बिठाकर उसे पूरी शानो शौकत के साथ वल्लभगढ़ राज्य के लिए रवाना कर दिया गया। इसके अलावा बाकी 2 राज्यों की राजकुमारियां भी वल्लभगढ़ राजमहल में पहुंच चुकी थी। तीनों राजकुमारियों का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। उनकी मेहमान नवाजी में किसी तरह की कोई कसर नहीं रखी गई। इसके बाद राजा वीर प्रताप ने तीनों राजकुमारियों के रहने की व्यवस्था राजमाता के कक्ष में ही कर दी। उनके खाने पीने और मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किए गए थे। एक दिन तक विश्राम करने के बाद अगले दिन तीनों राजकुमारियों को निश्चित समय पर राज दरबार में बुलवाया गया। तीनों राजकुमारियों को वहां पर उचित स्थान पर बिठाया गया और फिर राजा वीर प्रताप ने राज दरबार में घोषणा करते हुए कहा, मैं राजा वीर प्रताप अपने पड़ोस के राज्यों से आई हुई तीनों राजकुमारियों का दिल से स्वागत करता हूँ। वैसे तो राजकुमारियां और बाकी सभी लोग हमारी इस खास राज्यसभा का मकसद तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी
मैं एक बार दोहरा दूं कि मैं इस भरी सभा में तीनों राजकुमारियों के सामने अपने 3 प्रश्न रखूंगा और तीनों राजकुमारियों को अपनी चतुराई और होशियारी का परिचय देते हुए उन तीनों सवालों के सही सही जवाब देने होंगे और जो भी राजकुमारी उन सवालों के सही जवाब देगी हम उसके साथ विवाह करेंगे। बाकी दोनों राजकुमारियों को पूरे सम्मान के साथ उनके राज्य विदा कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद कुछ पलों के लिए राज दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर सभी राज दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और बड़े ही ध्यान से राज दरबार में होने वाली कार्यवाही को देखने लगे। सभी की नजरें राजा वीर प्रताप पर जाकर रुकी। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर राजा के मन में वे 3 सवाल कौन से हैं। राजा वीर प्रताप ने अपना पहला प्रश्न पूछा कि वह कौन सी ध्वनि या आवाज है जो कानों को सबसे प्रिय और मधुर लगती है। जैसे ही राजा का प्रश्न पूरा हुआ, सबसे पहले राजकुमारी कलावती ने जवाब दिया, महाराज, कोयल की मीठी आवाज सबसे मधुर ध्वनि है और सभी के कानों को ये अच्छी लगती है। इसके बाद दूसरी राजकुमारी अवंतिका ने कहा, महाराज, मेरे विचार से संगीत सभी के मन को सुकून देता है और वो सबको प्रिय लगता है। संगीत से ज्यादा मधुर और प्रिय लगने वाली आवाज इस संसार में कोई हो ही नहीं सकती। अब बारी थी स्वर्णलता बनी हुई सुलोचना की। सभी का ध्यान उसी की ओर था। वो मुस्कुराई और फिर बोली, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले महाराज आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। राजा ने इशारे से अनुमति दे दी। सुलोचना बोली, महाराज, निश्चित रूप से आप एक बुद्धिमान और सभी युद्ध कलाओं में निपुण राजा हैं। इसके साथ साथ आप एक सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के भी स्वामी हैं। आज हर राज्य का राजा आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, परंतु सच तो ये है कि आप जैसा मीठा बोलने वाला और सुंदर दिखने वाले राजा से कोई भी राजकुमारी विवाह करना अपना सौभाग्य समझेगी। सुलोचना की ऐसी बातें सुनकर राजा वीर प्रताप मुस्कुराया और फिर कहने लगा, ये सब कुछ तो ठीक है, परंतु ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। तब वो बोली, महाराज, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। दरबार में मौजूद सभी लोग बड़ी हैरानी से सुलोचना को देखने लगे। राजा ने कहा, राजकुमारी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप साफ साफ बता सकती हैं? तब सुलोचना बोली, महाराज, प्रशंसा ही कानों को प्रिय लगने वाली सबसे मधुर ध्वनि है। जैसे मेरे कहे हुए कुछ शब्द जो कि असत्य भी नहीं थे, परंतु आपकी प्रशंसा में कहे गए थे, उन्हें सुनकर आपके दिल में जो खुशी हुई वो आपके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है। राजकुमारी का जवाब सुनकर दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी लोग सुलोचना की इस बात से पूरी तरह से सहमत थे। राजा वीर प्रताप भी सुलोचना का ये जवाब सुनकर मंद मंद मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने अपना अगला प्रश्न राजकुमारियों के सामने रखा। राजा ने पूछा, ऐसा कौन है जो रहता तो एक जगह पर है, परंतु अपनी इच्छा से पलक झपकते ही वो मीलों दूर तक विचरण कर सकता है? राजकुमारी कलावती अब बिल्कुल खामोश थी, परंतु दूसरी राजकुमारी अवंतिका बोली, महाराज, इसका जवाब है ईश्वर, यानी परमात्मा। ईश्वर अपनी इच्छा से पलक झपकते ही कहीं भी विचरण कर सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में किसी और के पास ऐसी ताकत कहाँ? वहां मौजूद सभी लोग राजकुमारी की इस बात से सहमत थे, परंतु फिर सभी की आंखें स्वर्णलता की ओर घूम गई। वो कहने लगी, महाराज, ईश्वर का वास हर जगह नहीं बल्कि कण कण में है। फिर उन्हें कहीं भी विचरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर में निवास करने वाला हमारा मन हमारी कल्पना शक्ति का माध्यम है। मन ही एक ऐसी चीज है जो रहता तो एक जगह पर है, परंतु पल भर में पंख लगाकर वो कहीं पर भी विचरण कर सकता है। अब तो राजमाता सहित सभी दरबारी स्वर्णलता बनी हुई दासी की तारीफ करने लगे। सभी लोग उसी को अपनी भावी रानी के रूप में देखने लगे थे कि ये बुद्धिमान राजकुमारी ही हमारे राजा की रानी बनेगी। अब राजा वीर प्रताप ने अपना तीसरा प्रश्न रखा कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करने पर किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को पछतावा होता है। अब पहली दोनों राजकुमारियां बिल्कुल खामोश थी, परंतु स्वर्णलता बोली, महाराज,
अब तक मुझे ये समझ में आ गया है कि आप एक जिद्दी राजा हैं। आप तो न्याय करना भी नहीं जानते, वरना 2 प्रश्नों का सही जवाब देने पर आप मुझे विजेता घोषित कर चुके होते। परंतु आपका घमंड आपको ऐसा नहीं करने दे रहा। आप तो अभी भी प्रश्नों की झड़ी लगाए हुए हैं। सुलोचना की ये बात सुनकर राजा, राजमाता और सभी दरबारी सकते में आ गए। सभी लोग स्वर्णलता के अचानक इस बदले हुए बर्ताव से बहुत ही हैरान थे। राजा वीर प्रताप क्रोधित होते हुए कहने लगा, राजकुमारी, तुम्हें अपनी चतुराई पर बहुत ही घमंड है। अगर तुम हमारे पड़ोसी राज्य के राजा की राजकुमारी ना होती तो ऐसी गुस्ताखी करने के लिए तुम्हें सजा भी दी जा सकती थी। तुम जाकर अपने पिता को कह देना कि उनके और हमारे बीच में अब किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं बन सकता। अब तो दोनों राज्यों के बीच में सिर्फ दुश्मनी का ही रिश्ता रहेगा। ये कहकर राजा वीर प्रताप अपनी गद्दी से उठा और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। ये सारा नजारा देखकर बाकी दोनों राजकुमारियों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी। राजा ने राजकुमारी स्वर्णलता को वापस अपने राज्य लौट जाने का आदेश दे दिया। अगले दिन जब राजा का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो उसने जाने से पहले राजकुमारी स्वर्णलता से मुलाकात की। उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा, राजकुमारी, कल क्रोध में आकर मैं आपसे कुछ ज्यादा ही कह गया था। आप मेरी उस बात को एक राजा की नहीं बल्कि एक क्रोधी आदमी की बात समझिएगा। मैं उस बात के लिए खेद प्रकट करता हूँ। अगर हमारा विवाह आपके साथ नहीं भी हुआ तो ऐसे हालात में भी हमारा आपके राज्य के साथ दोस्ती का संबंध ही रहेगा, दुश्मनी का नहीं। मैं गुस्से में कही गई अपनी बात को वापस लेता हूँ। आप हमारे राज्य में आई हैं, आप हमारी अतिथि हैं और अतिथि हमारे लिए ईश्वर का रूप होता है। इसीलिए आपके साथ क्रोध में किया गया मेरा व्यवहार और अपने अनुचित शब्दों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। स्वर्णलता के भेष में खड़ी सुलोचना मुस्कुराने लगी और फिर बोली, राजा साहब, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है क्रोध। क्रोध में कही हुई बात आप जैसे राजा की हो या फिर किसी साधारण आदमी की, अंत में पछतावा ही देती है। राजकुमारी की ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया और बोला, तो राजकुमारी, क्या आपने ये सब कुछ हमें क्रोधित करने के लिए किया था? राजकुमारी ने मुस्कुराकर और पलकों को झुकाकर हाँ का इशारा कर दिया। राजा अब राजकुमारी की बुद्धिमानी के कायल हो चुके थे। राजा ने उसी समय राजकुमारी स्वर्णलता को अपनी भावी रानी बनाने की घोषणा कर दी। अब प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। बाकी दोनों राजकुमारियों को पूरे सम्मान के साथ उनके राज्य विदा कर दिया गया और फिर राजा वीर प्रताप राजकुमारी स्वर्णलता के नजदीक गया और बोला, राजकुमारी, आप अपने पिता से कहिएगा कि वो बारात के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दे। ये कहते हुए वीर प्रताप ने स्वर्णलता के हाथों में राजमाता का दिया हुआ एक कंगन डाल दिया। तब राजकुमारी बनी हुई सुलोचना बोली, सुन पर्दे की ओट में धोखा ना हो जाए, खो सोने की चमक में मिट्टी हाथ ना आए, पग फेरे लेते हुए इतना रखना ध्यान, यही निशानी प्यार की अब मेरी पहचान। ये बात कहकर राजकुमारी अपने राज्य के लिए रवाना हो गई। लेकिन अब राजा वीर प्रताप उसकी कही हुई बातों को समझ नहीं पा रहा था, परंतु वो इतना जानता था कि राजकुमारी ने अगर कुछ कहा है तो इस बात में कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा। इधर स्वर्णलता के पिता राजा भानु प्रताप को जब इस रिश्ते की खबर मिली तो वो बहुत ही खुश था। उन्होंने पूरे जोरों शोरों के साथ शादी की तैयारी शुरू कर दी। पूरे महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। बारातियों के स्वागत के लिए एक से बढ़कर एक इंतजाम किए गए और फिर वो दिन भी आ गया जब राजा वीर प्रताप बारात लेकर भानु प्रताप के राज्य में आ चुका था। जहां पर बारात के ठहरने के लिए इंतजाम किया गया था, वहां के इंतजाम देखकर सभी बाराती दंग रह गए। शुभ मुहूर्त पर राजा वीर प्रताप को मंडप में बिठाया गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दुल्हन के रूप में सजी हुई असली राजकुमारी स्वर्णलता को मंडप में लाया गया। सोना, चांदी और हीरे जवाहरातों के आभूषणों से सजी हुई दुल्हन घूंघट लिए हुए मंडप में आ चुकी थी।
सभी बाराती ये देखकर फूले नहीं समा रहे थे और वो दुल्हन की एक झलक पाने के लिए बेचैन हो रहे थे। कुछ यही हाल राजा वीर प्रताप का भी था। राजमाता मंडप में आई और भानु प्रताप से कहने लगी, राजन, क्या आप हमें हमारी बहू का सुंदर मुखड़ा नहीं दिखाएंगे? भानु प्रताप बोला, राजमाता, मैं आपकी इस इच्छा का सम्मान करता हूँ, परंतु हमारे कुल की परंपरा के अनुसार मंडप में दुल्हन अपना घूंघट नहीं उठा सकती। शादी की सभी रस्में हो जाने के बाद ही ये अपने चेहरे से घूंघट हटाएगी। उससे पहले घूंघट हटाना हमारे कुल में अपशकुन माना जाता है। राजमाता ने कहा, ठीक है भानु प्रताप जी, अगर ऐसी बात है तो हम अपनी बहू का चेहरा बाद में देख लेंगे। इसके बाद विवाह की बाकी रस्में शुरू की गईं। इसी दौरान राजा वीर प्रताप का ध्यान राजकुमारी के हाथ की ओर गया, जो रतन जड़ित कंगनों से सजा हुआ था, परंतु उसमें वीर प्रताप का पहनाया हुआ कंगन नहीं था। तभी राजा वीर प्रताप को विदाई के समय राजकुमारी की कही गई वो बात याद आ गई और वो दुल्हन की तरफ देखते हुए कहने लगे, दुल्हन के इस रूप में किया साज सिंगार, रही निशानी प्रेम की रखी कहाँ बिसार। अब राजकुमारी स्वर्णलता ये सुनकर हैरान रह गई और वो इस बात का कोई उत्तर नहीं दे सकी, क्योंकि ऐसी किसी प्रेम निशानी की बात तो दासी सुलोचना ने उसे बताई ही नहीं थी। इस पर राजा वीर प्रताप ने पंडित को मंत्र रोकने का आदेश दिया और कहने लगे, ये वो राजकुमारी नहीं है जिसने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया था। यदि मेरा विवाह होगा तो मैं उसी राजकुमारी के साथ करूंगा जिसने मेरे सवालों का जवाब दिया था, वरना मैं ये विवाह नहीं करूंगा। अपनी पोल खुलती हुई देखकर राजकुमारी के पिता भानु प्रताप राजा वीर प्रताप की मिन्नतें करने लगे कि आप विवाह कर लीजिए, परंतु राजा वीर प्रताप किसी भी हालत में विवाह करने को तैयार नहीं थे। इस पर राजा भानु प्रताप ने सोचा कि यदि वह राजा वीर प्रताप की बात मानते हुए उनका विवाह दासी सुलोचना के साथ करवा दें तो उनकी बेटी का दिल टूट जाएगा, और अगर मैं इस रहस्य को उन्हें ना बताऊं तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा, तो वह सुलोचना को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे और यही राजा वीर प्रताप के लिए सजा होगी। राजा वीर प्रताप ने जब राजा भानु प्रताप से उस लड़की के बारे में पूछा जो उनके महल में आई थी, तो भानु प्रताप ने उसे ना जानने का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। अब स्थिति बारात के वापस लौटने तक आ चुकी थी। इस बात से पूरे महल में हड़कंप मच गया। ये खबर दासी सुलोचना तक भी जा पहुंची, जिसे राजकुमारी स्वर्णलता के महल में नजर बंद कर दिया गया था। वो तो जैसे इसी खबर के इंतजार में बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा जरूर होगा। तब सुलोचना ने कमरे से बाहर देखा जहां पकवान बन रहे थे। सुलोचना ने उन्हीं में से एक चूल्हे में से एक जलती हुई लकड़ी उठाकर कमरे के पर्दों में आग लगा दी। रेशम के पर्दे धूं धूं करके जलने लगे। महल में लगी इस आग से हाहाकार मच गया। वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात सेनापति ने सभी दासियों को घूंघट करके वहां से बाहर जाने का आदेश दिया। इन दासियों में सुलोचना भी शामिल थी और फिर सभी दासियां एक पंक्ति में मंडप से होकर गुजरने लगी। चलते समय सुलोचना ने अपने पास एक कांच का बर्तन भी छुपा लिया था और मंडप से गुजरते हुए उसने वो बर्तन नीचे गिराकर तोड़ डाला। अचानक हुई इस आवाज से वीर प्रताप और बाकी बारातियों का ध्यान उस तरफ गया। सुलोचना जल्दी जल्दी से वहां पर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को समेटने लगी। तभी वीर प्रताप की नजर उसके हाथ में पड़े हुए उस कंगन पर पड़ी जो उसने ही पहनाया था। वीर प्रताप को ये समझते हुए देर ना लगी कि ये तो वही राजकुमारी है जिसने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया था। तभी तो इसने अपनी अक्लमंदी से वीर प्रताप को अपने वहां पर होने का सबूत दे दिया। ये देखकर वीर प्रताप मुस्कुराया और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहने लगा, तो अब मैं आपको किस नाम से पुकारूं राजकुमारी? अपना घूंघट हटाते हुए वो बोली, सुलोचना। राजा भानु प्रताप समेत अब सभी लोगों को ये आभास हो गया था कि वीर प्रताप सुलोचना को पहचान चुका है। समय की नजाकत को देखते हुए भानु प्रताप ने वीर प्रताप से
अपनी गलती की माफी मांग ली और उसी मंडप में सुलोचना का कन्यादान करके विवाह संपन्न कर दिया गया और राजा वीर प्रताप ने भी दोनों राज्यों के बीच दोस्ती का संबंध कायम रखने का वचन दे दिया। इसके बाद कन्या को विदा कर दिया गया। इस तरह से अपनी बुद्धिमानी से एक दासी राजा की रानी बन चुकी थी। राजा वीर प्रताप भी खुश थे कि उन्हें सुलोचना के रूप में एक बहुत ही बुद्धिमान और होशियार पत्नी मिली है। जब राजा अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने राज्य में पहुंचे तो प्रजा के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। कई दिनों तक उनके राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने दिल खोलकर गरीबों में दान किया और फिर वे दोनों एक सुखमय जीवन बिताने लगे। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो पर कम से कम 2000 लाइक हो सकें। अगली कहानी शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का, खास तौर पर हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स जो हमारे वीडियोस पर अच्छे अच्छे कमेंट किया करते हैं। इनमें से कुछ के नाम हैं सारा अमेरिका से, रंजीत विर्क जर्मनी से, पूजा शर्मा गुड़गांव से, सुहासिनी मुंबई से, शांतिलाल जैन मुंबई से, सचिन पांडे अयोध्या से, अभिजीत बिहार से, प्रोमिला राय दार्जिलिंग से, नन्नू जोधपुर से, दिनेश गुजरात से, अरविंद आजमगढ़ से, आशुतोष बिहार से, शिव रावत बेंगलोर से, सोनू कुमार सहारनपुर से, देवांश गुप्ता कानपुर से, निशु राजस्थान से। दोस्तों, आज की कहानी एक लकड़हारे की कहानी है जो जंगल से लकड़ियां काटता। उस लकड़हारे ने सारी उम्र जंगल से बड़ी ही मेहनत से लकड़ियां काट काट कर जंगल से दूर एक छोटा सा घर बनाया था। उसकी पत्नी का नाम बानो और बेटे का नाम बसंत था। तीनों आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा ही करता था। पत्नी और बेटा कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे जिससे उनकी कमाई बढ़ती। पत्नी रोटी सब्जी बनाती और बेटा घर में ही रहकर छोटे मोटे काम करता था। लकड़हारा अब बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से उसमें अब पहले जैसी हिम्मत नहीं थी। वो आए दिन बीमार ही रहता था। उसे लगता था कि उसका बेटा अब बच्चा नहीं रहा। बसंत अब आसानी से घर की जिम्मेवारियां संभाल सकता है। बसंत की माँ का भी यही ख्याल था, इसीलिए उसे भी किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। एक सुबह की बात है, लकड़हारा जागा तो उसने महसूस किया कि वो बड़ा ही कमजोर हो गया है। जंगल में जाकर लकड़ियां काटना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल काम बन गया है। उसका बेटा सुबह का खाना खाकर जब अपने पिता के पास आया तो ये देखकर हैरान था कि उसका पिता अब तक घर पर ही था। वह आज जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया था। लकड़हारा समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। उसने बसंत को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, बसंत बेटा। जी हाँ पिताजी। देखो बेटा, अब अपने घर की जिम्मेवारी तुम्हें संभालनी होगी। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ। तो कहिए पिताजी। बेटा, जो काम मैंने सारी उम्र किया है वो अब तुम करो। लकड़ियां काटना कोई आसान काम नहीं है, मगर तुम जवान हो और ताकतवर हो, इसीलिए तुम ये काम अच्छे से कर सकोगे। शुरू शुरू में ये काम तुम्हें जरा मुश्किल लगेगा, फिर धीरे धीरे आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर सलाह देता रहूंगा जो तुम्हारे काम आएगी, समझे बेटा? बसंत ने हाँ में सिर हिला दिया। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेहनत से काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे। बसंत की माँ पास ही खड़ी सारी बातचीत सुन रही थी। बसंत के पिता ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, भाग्यवान, मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। वो अंदर से कुल्हाड़ा ले आई। लकड़हारे ने बसंत से कहा, बेटा, यही हमारी विरासत है, इसे संभाल कर रखना, क्योंकि इसी से लकड़हारा पेड़ से लकड़ियां काटता है। ये कहकर उसने कुल्हाड़ा बसंत के कंधे पर रख दिया और उसे बताने लगा कि अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ पर हैं।
कितनी लकड़ियां हर रोज काटनी चाहिए और किस तरह से लकड़ियों का गट्ठा बनाकर उसे उठाकर शहर में उस जगह पर ले जाना होगा जहां लकड़ियां बेची जाती हैं। लक्कड़हारे ने उस जगह का नाम और पता भी बता दिया। बसंत बड़े ही शौक से अपने पिता की सारी बातें सुन रहा था। जब लक्कड़हारे ने वो सब कुछ बता दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था, तो कहने लगा, बसंत, आज से तुम अपना काम शुरू कर दो। बसंत की माँ ने बेटे को ढेरों आशीर्वाद दिया। बसंत अपना कुल्हाड़ा कंधे पर लगाए निकल गया। जंगल का रास्ता बसंत को अच्छी तरह से मालूम था। अभी दोपहर भी नहीं हुई थी कि वो अपने पिता की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। ढेरों पेड़ एक कतार में थोड़े थोड़े फासले पर खड़े थे। उसके पिता ने बताया था कि पहले पेड़ की उन शाखाओं को काटना जो झुकी हुई हों, क्योंकि उन शाखाओं को काटना आसान होता है। वो एक लंबी और झुकी हुई शाखा को काटने लगा। तभी उसकी नजर शाखा के दूसरे छोर पर पड़ी जहां वो पेड़ से जुड़ी हुई थी। उसने देखा कि वहां पर चिड़ियों ने एक घोंसला बना रखा है। उसने 2-3 बच्चे भी उस घोंसले में देख लिए थे। ये घोंसला देखकर उसके मन में एक सवाल उठा। सोचने लगा, मैंने ये शाखा काटी तो घोंसला नष्ट हो जाएगा। अपने सवाल का खुद ही उसने जवाब दिया, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और वो बच्चे जो इस घोंसले में पल रहे हैं वो नीचे गिरकर मर जाएंगे और उनके माँ बाप को बड़ा ही दुख होगा। बसंत ने अपना कुल्हाड़ा उस शाखा को काटने के लिए उठाया ही था कि अचानक उसका हाथ रुक गया। वो आहिस्ता से बोला, नहीं नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। फिर वो उस पेड़ की छाया में बैठ गया। कई बातें उसके मन में आने लगी। वो सोचने लगा, मेरे पिता ने मुझे लकड़ियां काटने के लिए भेजा है। अगर मैं उनका कहा मानता हूं तो वो खुश होंगे। मैं लकड़ियां बेचकर पैसा कमा लूंगा। लेकिन इन चिड़ियों पर यह बहुत ही जुल्म होगा जिन्होंने यहाँ पर घोंसला बना रखा है। वो सोचता रहा कि अपने माँ बाप की बात मानूं या इन चिड़ियों के घोंसले को नष्ट होने से बचा लूं। उसकी नजर बार बार घोंसले पर जम जाती थी। आखिर वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर को रवाना हो गया। उसका बाप घर पर उसका इंतजार कर रहा था। बसंत को देखा तो बोला, बसंत बेटा, जल्दी आ गए हो? बड़ी जल्दी लकड़ियां बिक गई क्या? नहीं पिताजी। क्या बात है? पिताजी, मैं पेड़ पर कुल्हाड़ा नहीं चला सका। लक्कड़हारा इस बात पर बड़ा ही हैरान था। बसंत ने जो कुछ देखा था वो अपने पिता को बता दिया। इससे पहले कि उसका पिता कुछ कहता, उसकी माँ ने कहा, बेटा, अगर उस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो तू उसे छोड़कर किसी दूसरे पेड़ की शाखाओं को काट लेता। बसंत ने जवाब दिया, अम्मा, वहां पर भी पक्षियों ने घोंसला बना रखा था, मैं कैसे काटता। लक्कड़हारे ने जब अपने बेटे की बात सुनी तो वो बहुत ही नाराज हो गया। गुस्से में कहने लगा, अरे ना समझ, लक्कड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर पक्षियों का घोंसला है या नहीं। उसे तो लकड़ियां काट कर बेचनी होती है। तुमने बड़ी ही नासमझी की हरकत की है। मैं नहीं समझता था कि तुम इतने पागल हो। लक्कड़हारा गुस्से में ना जाने क्या क्या कह देता कि बीच में ही उसकी पत्नी ने समझाया। कहने लगी, आखिरकार ये अभी बच्चा है, अभी कुछ ना कहो, 2-3 दिन ठहर जाओ, ये जरूर अपनी जिम्मेवारी समझ लेगा। 2-3 दिन बीत गए तो पिता ने एक दूसरी जगह का पता बताया। साथ ही उसे नसीहत भी दी कि खबरदार, पेड़ काटने से पहले ऊपर मत देखना। बसंत ने भी सहमति दी कि वो पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा। इसके बाद वो पिता की बताई हुई जगह पर चला गया। उसे अपना वादा याद था, सो उसने पहले पेड़ के पास पहुंचकर ऊपर नहीं देखा। वो नीचे की तरफ देखते हुए पेड़ पर कुल्हाड़ा मारने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे एक जंगली फल पर पड़ी जिसे चरवाहे लोग हांडी में पकाकर खाते हैं। एक सवाल उसके मन में आ गया, इस पेड़ पर यह फल लगता है, मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्या इसकी शाखाएं काटने से ये फल दोबारा उगेंगे? नहीं, ये तो उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी होगी जो इस फल को हांडी में पकाकर खाते हैं।
वो देर तक उस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा। उस दिन जब लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते देखा तो उसे यकीन हो गया कि ये अब जरूर लकड़ियां बेचकर पैसे कमा कर लाया होगा। वो खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफी पैसे कमा कर लाया है। क्यों बसंत, ठीक कहा ना मैंने? नहीं पिताजी, मैं कोई पैसे कमा कर नहीं लाया। फिर उसने पिता को पेड़ ना काटने की वजह बता दी। बेटे की बात सुनते ही लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई। वो कहने लगा, तू कुछ नहीं कर सकेगा। तुझे लकड़ियां काट कर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। मैं क्या करता पिताजी? जानते नहीं कि लोग उस फल को पकाकर खाते हैं। तुझे इस बात से क्या मतलब? लोग पकाकर खाते होंगे, तू नहीं। पिताजी, वो लोग भी हमारे जैसे ही हैं ना। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी ने फिर उसे समझाते हुए कहा, बस अब आप और कुछ ना कहें। मुझे उम्मीद है कि बसंत सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारा बोला, अब की बार तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन फिर से अगर इसने ऐसी नासमझी की हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। कुछ दिन बीते। लकड़हारे ने इस बार कुछ पुराने पेड़ों का पता बताकर कहा, खबरदार, इस बार कोई बहाना मत करना, पैसे लेकर ही घर आना। बसंत जंगल में गया। उसने पुराने पेड़ देखे जो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। पेड़ों को देखकर वो सोचने लगा कि इन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडी छाया दी है। थके हुए लोग इनके नीचे बैठकर आराम करते हैं। इन्हें काटना इनका एहसान मानने की बजाय इन पर जुल्म होगा। और वो वापस आने लगा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वहां से गुजरते हुए उसने अपना कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया, ये सोचकर कि ना ये कुल्हाड़ा होगा और ना ही मुझे लकड़ियां काटनी पड़ेंगी। रास्ते में जब वो नगर के बाजार से गुजर रहा था तो उसने कई दुकानें देखी। सोचने लगा कि ये काम अच्छा है, मैं भी पिताजी से कहकर बाजार में एक दुकान खोलूंगा। उस दिन वो शाम को जब घर पर पहुंचा तो लकड़हारे को पूरा यकीन था कि उसका बेटा जरूर लकड़ियां बेचकर आया होगा। वो बोला, तो आज तुमने काम कर ही लिया। पिता का ये सवाल सुनकर बसंत बोला, पिताजी, पेड़ तो मैं नहीं काट सका, वो सारी उम्र राहगीरों को ठंडी छाया देते हैं। मैंने सोच लिया है कि बाजार में दुकान पर जाकर बैठूंगा। बेटे के मुंह से जैसे ही ये बात निकली, लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और बसंत को उसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने बीच बचाव करना चाहा तो लकड़हारे ने उसे भी डांट दिया। बस बस, अब तुम तो बिल्कुल चुप ही रहोगी। बसंत घर से चला गया। उसका तो कोई ठिकाना नहीं था, कहाँ जा सकता था। चलता गया, यहाँ तक कि वो इस कदर थक गया था कि उसके लिए एक कदम भी उठाना मुश्किल हो गया। नजदीक ही एक बड़ी महलनुमा हवेली थी। वो उसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। दूसरी तरफ लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने बेटे की याद में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह से पछता रहा था कि उसने अपने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया था। एक दिन दोनों बेटे की बातें याद करके रो रहे थे कि घर के आगे एक बग्गी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। वो लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। लकड़हारे ने दरवाजा खोला और पूछा, हजूर, क्या बात है? वो अजनबी बोला, आपको और आपकी पत्नी को दयालचंद सेठ ने बुलाया है। दयालचंद? कौन दयालचंद? लकड़हारे ने यह नाम पहली बार सुना था। अजनबी ने कहा, आपने सेठ दयालचंद का नाम नहीं सुना? वो बहुत बड़े आदमी हैं, सब उनकी बड़ी ही इज्जत करते हैं। मेहरबानी करके आप बग्गी में बैठ जाइए। लकड़हारा और उसकी पत्नी बग्गी में बैठ गए। बग्गी उन्हें एक बड़े ही खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई। वो दोनों उस बाग को देखकर हैरान हो रहे थे कि तभी एक तरफ से आवाज आई, पिताजी, माँ जी। अरे बसंत, तू? लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। बसंत ने बड़े ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे
और वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। माँ ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बसंत? बसंत कहने लगा, अम्मा, उस शाम को जब पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं थक कर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। इस हवेली के मालिक सेठ दयाल चंद हैं, जिन्होंने ये जानकर कि मुझे पेड़ और पक्षियों से बहुत ही प्यार है, अपने बाग का माली बना लिया। वे रहे मेरे मालिक। तभी सेठ दयालचंद वहां पर आए और कहने लगे, सचमुच बसंत की बात ने मुझे बड़ा ही प्रभावित किया था कि उसे पेड़ों से बड़ा ही लगाव है, वो पेड़ों से प्यार करता है। मैंने उसे अपने बागों के पेड़ों की रखवाली का काम सौंप दिया है। मेरा फलों का व्यापार है, वो यहाँ पर नए नए पेड़ लगाएगा और उनका ख्याल रखेगा। इसने पेड़ों से प्यार किया है, पेड़ों ने इसे इसके प्यार का ये बदला दिया है। बसंत के कहने पर उसके माता पिता भी वहीं पर रहने लगे और खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। तो दोस्तों, जो लोग ईश्वर की बनाई हुई चीजों का ख्याल रखते हैं, ईश्वर उनका ख्याल रखता है।